गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर बताया था। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ढूंढने के लिए ग्राम गए नहीं थे। ग्राम बस एक जो ग्राम साइंटिस्ट थे वो एक प्रैक्टिकल कर रहे थे। उन्होंने कुछ बैक्टीरिया लिए, उनको स्लाइड में फिक्स किया। ठीक है, फिक्स क्यों किया? क्योंकि बार बार आप देख रहे हैं उसमें कलर डाल रहे हैं, फिर उसको धो रहे हैं, तो अगर फिक्स नहीं करोगे तो बह जाएंगी। तो फिक्स करने के लिए उन्होंने स्लाइड को गर्म किया। गर्म करने से वो उसमें फिक्स हो गए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इसमें क्रिस्टल वॉयलेट डाला। उसमें क्रिस्टल वॉयलेट में उन्होंने इसे 1 मिनट तक रखा, फिर पानी से धोया, फिर आयोडीन डाली। अब मैंने आपको बताया था कि जो आयोडीन है वो एक ट्रैपिंग एजेंट है। ठीक है, आयोडीन क्या है? ट्रैपिंग एजेंट है, यानी कि वो उस कलर को अंदर तक ले जाएगा, ट्रैप करेगा। तो आयोडीन डालने के बाद उन्होंने उसे फिर से धोया। ठीक है, धोने के बाद वो जो है पर्पल के पर्पल ही रहे। ठीक, उसके बाद उन्होंने उसमें क्या डाला? एसीटोन डाला। एसीटोन डालने के बाद क्या हुआ? वो कलर उनका निकल गया। तो सबका कलर नहीं निकला। उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया उन्होंने स्टेन करे थे उसमें से कुछ तो पर्पल रह गए और कुछ क्या हो गए? कलरलेस हो गए। तो जो पर्पल रहे वो क्यों रहे? पेप्टिडोग्लाइकन लेयर्स के कारण। उन्होंने क्या कहा? ग्राम पॉजिटिव। फिर जिनका कलर उतर गया था उसमें उन्होंने सैफ्रनिन डाला। सैफ्रनिन एक पिंक कलर की स्टेन होती है, और जो ग्राम नेगेटिव थे यानी जिनका कलर निकल गया था वो फिर से क्या हो गए? पिंक कलर के हो गए। तो ये मैंने आपको कल बताया था। आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन, श्वसन। ठीक है, तो श्वसन होता क्या है? श्वसन क्यों करते हैं हम? रेस्पिरेशन क्यों करते हैं? देखिए, रेस्पिरेशन कभी भी होता है। अगर आपसे कोई श्वसन पूछे तो श्वसन इसलिए होता है कि जो भी फूड हम ले रहे हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है। श्वसन का मतलब आप ये समझते हो कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर डालना। लेकिन ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाके करता क्या है? ये ऑक्सीजन जाके जो फूड हमने खाया है वो फूड आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, उसमें आपके ऑर्गेनिक्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं। तो ये सब ऑक्सीजन से जब क्रिया करते हैं इस दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, तो हमें जो फूड हम लेते हैं वो हम एनर्जी के लिए लेते हैं, और यहाँ पर एनर्जी का नाम क्या होता है? एटीपी। ठीक है, इस एनर्जी का नाम हम क्या कहते हैं? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो श्वसन कभी भी अब आपको ये बात समझनी है कि श्वसन क्यों करते हैं। श्वसन हम एटीपी प्राप्त करने के लिए करते हैं। एटीपी क्या है? एनर्जी है। इस एनर्जी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? शरीर की विभिन्न क्रियाओं में हम इस एटीपी का प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी हम श्वसन नहीं पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ना है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया अपनी एनर्जी कहाँ से लाता है? उसे वो मतलब जो फूड बैक्टीरिया लेता है उससे वो एनर्जी कैसे बनाता है? ठीक है, फूड को एनर्जी में बदलना है। श्वसन का मतलब है फूड एनर्जी को आपने ऐसी एनर्जी में बदलना जिसको आपकी बॉडी ले सके। ठीक है, आप एप्पल खा रहे हो, एप्पल के अंदर एनर्जी है, उस एनर्जी को आपकी बॉडी कैसे लेगी? ठीक है, इसके लिए श्वसन किया जाता है। तो बैक्टीरिया में 2 प्रकार से श्वसन होता है। एक होता है ऑक्सीश्वसन और एक होता है अनाक्सीश्वसन। ठीक, अभी मैंने बोला श्वसन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है, बोला है। लेकिन बैक्टीरिया में जो श्वसन होता है, बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया में श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होता है। तो 2 प्रकार का हम कहेंगे। देखिए, अनाक्सी, अ मतलब नहीं, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। एनएरोबिक, आपको ये टर्म याद रखनी है। एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो अनाक्सी श्वसन यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन से है। ठीक, टर्मिनोलॉजी आपको समझनी है। तो ऑक्सी मतलब एरोबिक और एनएरोबिक, 2 प्रकार का श्वसन बैक्टीरिया में होता है। तो बैक्टीरिया ऐसी जगह भी सर्वाइव कर जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है। हम ऐसी जगह सर्वाइव नहीं कर सकते हैं जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है, हम अभी बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया में श्वसन 2 प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया। अब पहले हम
आपका कंटिन्यू करेंगे ऑक्सी श्वसन को, और इसको हम कंपेयर भी करेंगे यूकैरियोटिक सेल से। यूकैरियोटिक सेल्स यानी जो हमारे अंदर सेल्स पाई जाती है, हमारे अंदर श्वसन कैसे होता है। ठीक है, पहले हम एरोबिक श्वसन यानी कि ऑक्सी श्वसन को पढ़ेंगे। एरोबिक या ऑक्सी, ऑक्सी बना है ऑक्सीजन से। ठीक है, आप जानते हो कि जो यूकैरियोटिक सेल है, देखिए मैं बैक्टीरिया की बात अभी नहीं कर रही हूँ, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, आपने दो प्रकार की सेल पढ़ी हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल में बीच में केंद्रक होता है, ठीक है, और साइड में एक माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल का पावर हाउस है। पावर हाउस है मतलब एनर्जी ये बनाता है। ठीक है, तो जो भी फूड हम खाते हैं, वो सेल के अंदर एंटर करता है। ठीक, सेल के अंदर इस फूड का क्या होता है, श्वसन के कितने स्टेप है। श्वसन यहाँ पे आप 4 स्टेप में पढ़ोगे। पहली जो प्रक्रिया होती है उसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ये सब आप श्वसन में पढ़ोगे, मैं आपको बस स्टेप बता रही हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया इस जीव द्रव्य में होती है। ठीक है, ये जीव द्रव्य होता है, ये आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, सेल के अंदर ये जीव द्रव्य है। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया आपके जीव द्रव्य में होती है। जीव द्रव्य को साइटोप्लाज्म भी कह देते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म नहीं कहेंगे आप, प्रोटोप्लाज्म में आपकी ये सेल मेम्ब्रेन भी आ जाती है, आप इसको जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो यहाँ पे आपका जो आपने ग्लूकोज लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, वो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में जाता है। अभी आप केवल प्रोसेस का नाम याद रखिए। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, इस जीव द्रव्य में। दूसरी प्रक्रिया होती है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, क्रेब जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, साइकिल यानी एक चक्र के रूप में ये चलता है। जो चीज़ यहाँ यूज़ होती है दोबारा वही बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलती है, इसीलिए इसको साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ये क्रेब साइकिल भी जीव द्रव्य में होती है। ठीक, नेक्स्ट जो थर्ड प्रोसेस होती है वो होती है आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अब इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा। इलेक्ट्रॉन यानी कि आपने फिजिक्स में और केमिस्ट्री में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम उसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ऊपर ग्लाइकोलाइसिस होता है, जो फूड टूटता है, आपने जो भी फूड खाया है वो किससे बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। ठीक है, कार्बन में आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं यहाँ से, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, इनको ले जाना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह इनको ले जाना पड़ता है। और जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसी टाइम पे ये एनर्जी हमको दे जाते हैं। जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उस टाइम पे इनके अंदर जो एनर्जी होती है, ये हमको उसी समय एनर्जी देते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास पैसे हैं, ठीक है, आप अपने घर में हो, तो वो पैसे आपके पास ही हैं। जब आप मार्केट जाओगे, बाज़ार जाओगे, तो उन पैसों को आप खर्च करोगे, तो आप उस एनर्जी को दोगे, लेकिन जब तक वो पैसे आपके पास हैं, आपने किसी को दिए नहीं। ठीक है, वो आपके पास है। तो इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करते हैं, इनको गति करानी ज़रूरी है। आपको पैसे खर्च करने के लिए मार्केट जाना ज़रूरी है, ऐसे ही इनको अपनी एनर्जी को देने के लिए मूवमेंट ज़रूरी है। तो मूवमेंट करने के लिए इनको एक चेन की ज़रूरत होती है। वो चेन जो है प्रोटीन की, एक प्रोटीन उस चेन में होती है। ठीक है, कौन सी चेन चाहिए, प्रोटीन की चेन चाहिए। अब आपको कौन सी चेन चाहिए, आपको मार्केट की चेन चाहिए, तो इनको प्रोटीन की चेन चाहिए। इस प्रोटीन में ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है, गति करता है। ठीक है, और जब ये गति करता है, उस दौरान ये एटीपी बनाता है। ये सब आप बाद में पढ़ोगे, जब मैं आपको श्वसन पढ़ाऊँगी। तो ये जो एटीपी बनती है, इसी को जो है बैक्टीरिया एनर्जी के रूप में प्रयोग करता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन होती है, इसकी जो प्रक्रिया होती है, वो आप इसके अंदर देख रहे हो, ये लेयर्स हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लेयर है, ये प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है, ये प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करता है, और मूव करने के कारण ये क्या करता है, एनर्जी उत्पन्न करता है। ठीक, अभी मैंने आपको क्रेब साइकिल बताई थी। तो क्रेब साइकिल आपका जो है इसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीव द्रव्य है, इसके अंदर क्रेब साइकिल होती है।
अब इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करते हैं, लेकिन आपको मैंने जो प्रोकैरियोटिक्स बताई थी, प्रोकैरियोटिक सेल बताई थी, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पहले ही मैंने आपको बोला था ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि झिल्ली से घिरी हुई कोई संरचना नहीं पाई जाती है। तो फिर इसमें ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कराने के लिए जो प्रोटीन की चेन है वो कहाँ पर होगी? उसके लिए मैंने आपको बैक्टीरिया की संरचना में इस प्रकार की संरचना बताई थी, मीजोजोम्स। ठीक है, ये मैंने जब आपको बैक्टीरिया के बारे में बताया था तो ये मीजोजोम मैंने अंदर को बताए थे आपको। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें प्रोटीन की चेन होती है और ये काम करती है इन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया सेल में या यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य कौन करता है? आपका मीजोजोम। ठीक है, तो यूकैरियोटिक में क्रैब साइकिल होती है, आपका प्रोकैरियोटिक में ग्लाइकोलाइसिस होता है जीव द्रव्य में, क्योंकि आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो यहाँ पे कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। ठीक है, अब एक कंपैरिजन करके मैं आपको बताती हूँ। यूकैरियोटिक सेल में ग्लाइकोलाइसिस होता है जीव द्रव्य में, क्रैब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के जीव द्रव्य में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में। ठीक है, जबकि आपकी जो बैक्टीरिया सेल है उसके अंदर अगर फूड जाता है तो ग्लाइकोलाइसिस होता है जीव द्रव्य में, क्रैब साइकिल भी होती है जीव द्रव्य में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो दोनों प्रोसेस, पहली वाली भी और दूसरी वाली भी कहाँ होती है? जीव द्रव्य में होती है। और जो तीसरी प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो कहाँ होती है? मीजोजोम में। ठीक है, मीजोजोम के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बाद एक प्रक्रिया और होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन उसको कहते हैं। ठीक है, आपको केवल नाम याद रखना है अभी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। उसमें क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी, लेकिन वो क्रिया भी आपकी मीजोजोम में होती है। तो ये था बैक्टीरिया में होने वाला ऑक्सीश्वसन। ठीक है, इसको कंसीडर मत करिएगा, ये यूकैरियोटिक सेल है, हायर एनिमल्स की सेल है, हम प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। तो इसमें ऑक्सीश्वसन होता है बैक्टीरिया में। ठीक है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन पाई जाती है। अब हम बात करते हैं अनाक्सीश्वसन की। अनाक्सीश्वसन ये रहा आपका। ठीक है, ये ऑक्सीश्वसन था। अनाक्सीश्वसन का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है यहाँ पे। ठीक, जैसे इसमें ऑक्सीजन चाहिए थी, इसमें आपका प्रॉपर फूड होगा, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगी बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन अब बैक्टीरिया में अनाक्सीश्वसन किस प्रकार से होता है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये बैक्टीरिया रह सकते हैं, हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, तो अनाक्सीश्वसन के कौन कौन से स्टेप है? देखिए, ये बैक्टीरिया सेल है, इसके अंदर फूड एंटर करेगा, ऑक्सीजन है नहीं, इस फूड से एनर्जी बननी है। इस फूड से क्या बननी है? एनर्जी बननी है। वो एनर्जी आपके एटीपी के फॉर्म में भी हो सकती है या NADPH2 के रूप में भी हो सकती है। और जब बैक्टीरिया में अनाक्सीश्वसन होता है तो वहाँ पे जो ऊर्जा होती है वो NADPH2 के रूप में ही होती है। ठीक है, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। NADPH2 का नाम क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाई फॉस्फेट। ठीक है, तो NADPH2 यहाँ पे बनेगा, एनर्जी का फॉर्म बदल गया लेकिन एनर्जी ये है। तो यहाँ पे भी एनर्जी बनानी है, फूड से एनर्जी, ऑक्सीजन है नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पहली प्रोसेस आपकी मैंने आपको बताई थी ऑक्सीश्वसन में, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया इसमें होती है और इस बैक्टीरिया के जो साइटोप्लाज्म है उसमें ये प्रक्रिया होगी। उसके बाद की जो ये प्रक्रियाएं हैं जो ऑक्सीश्वसन में होती है, क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये यहाँ नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद की क्रिया किस प्रकार से होती है वो फूड पे डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया के अंदर कौन सा फूड गया। ठीक है, यदि ये फूड होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, अगर ये फूड क्या होता है आपका? कार्बोहाइड्रेट आप जानते हो, जितने भी आपकी स्टार्च वाली चीज़ें होती हैं, शुगर वाली चीज़ें होती हैं, मीठी चीज़ें होती हैं, आलू है, गेहूँ है। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट होता है
तो आगे की जो प्रक्रिया होती है इसके अंदर, उसको हम कहते हैं किण्वन। आपने किण्वन सुना होगा, इंग्लिश में इसको कह देते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन यानी अब ये जो कार्बोहाइड्रेट इस बैक्टीरिया के अंदर गया है, इसके अंदर फर्मेंटेशन होगा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप लोग जानते हो, जैसे अल्कोहल बनाते हैं, शराब बनाई जाती है। तो शराब बनाने के लिए क्या करते हैं, एक बड़े से केन का प्रयोग करते हैं। उसमें आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड डालते हो। आप उसमें क्या डालते हो, गुड़ डालते हो, आप उसमें अंगूर डालते हो, आप उसमें सेब डालते हो, आप उसमें जौ डालते हो। ये सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। और उसके बाद उस केन को आप बंद कर देते हो, टाइटली बंद कर देते हो, ताकि ऑक्सीजन उसके अंदर ना जाए। ठीक है, और उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं। और फिर वो ऐसे एंजाइम इसके अंदर बनाते हैं जो इस कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल, जिसको आप कहते हो सड़ाना, उसको सड़ना नहीं कहेंगे, किण्वन कहेंगे। ठीक है, तो किण्वन की प्रक्रिया में क्या होता है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, अब आप इसको एक रिएक्शन फॉर्म में कैसे लिखोगे, आपका कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट पे आप कुछ नहीं, रिएक्शन में ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन आप लिखोगे नहीं। यहाँ पे वेरियस इसके अंदर एंजाइम होंगे, बिना एंजाइम की क्रिया नहीं होगी। और जो बाई प्रोडक्ट बनेगा कार्बोहाइड्रेट का, बाई प्रोडक्ट यानी जब ये कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें जो चीज़ आपके पास है वो दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स में टूट जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और आपका बनता है इथाइल अल्कोहल। ये इथाइल अल्कोहल को ही आप क्या बोलते हो, शराब बोल देते हो। और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि गैस है, ये उड़ जाती है, ये क्या हो जाती है, उड़ जाती है, ये गैसियस फॉर्म में होती है तो ये निकल जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट का बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल। ये कब की बात है, जब आपका फूड क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि आपका फूड प्रोटीन है तो अगर बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया को आपने ऐसे माध्यम में ग्रो करा है जिसमें प्रोटीन है, ठीक है, दालें हैं, पल्सेस हैं, मीट है, अंडा है। तो अगर मीट सड़ रही है और उसमें अनाक्सी बैक्टीरिया है, या आपका जैसे सपोज़ मैंने अभी बोला आपको दूध है, दूध में तो खैर सारी चीज़ें होती हैं, तो दूध का एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको नहीं दूंगी। आपकी दाल है, आपकी दाल जो है ख़राब हो गई है, ठीक है, आपने दाल रखी थी, डिब्बे में बंद करके रखी थी दाल, आप भूल गए और एक दो दिन बाद आपने खोला तो उसमें से जो है आपको एक गंदी सी स्मेल आने लगती है, क्योंकि इसमें अनाक्सी बैक्टीरिया पनप चुके हैं। कौन सी बैक्टीरिया पनप चुके हैं, अनाक्सी बैक्टीरिया, क्योंकि कंटेनर बंद था तो ऑक्सीजन अंदर नहीं थी। तो अनाक्सी बैक्टीरिया अगर प्रोटीन को पे रिएक्शन कर रहे हैं, आपके दाल के कंटेनर पे जो क्रिया हुई उसको क्या कहेंगे, उसको फर्मेंटेशन नहीं कह देते हैं, उसको हम कहते हैं प्यूट्रिफिकेशन। वहाँ पर इसका दूसरा नाम हो जाता है प्यूट्रिफिकेशन। यानी आप जिसको एक आम भाषा में सड़ना कह देते हो, उस सड़ने के हम यहाँ पे कई नाम आपको बता रहे हैं, फर्मेंटेशन और प्यूट्रिफिकेशन। प्यूट्रिफिकेशन में प्रोटीन पर बैक्टीरिया क्रिया करते हैं और वहाँ से अपनी एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी क्यों चाहिए बैक्टीरिया को, हमें जिस प्रकार से हमें एनर्जी चाहिए अपने वेरियस विभिन्न कामों को करने के लिए, अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, अपने को चलने के लिए, इस प्रकार बैक्टीरिया में भी दो तीन ही काम होते हैं, उनको करने के लिए उसे एनर्जी चाहिए और उसने प्रोटीन से इस प्रकार से एनर्जी ली। तीसरा जो पदार्थ अब हमारा होता है वो हमारा हो जाता है ऑर्गेनिक पदार्थ। ठीक है, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक पदार्थ। अब सपोज आपने कार्बनिक पदार्थ का उदाहरण मैं आपको देती हूँ, फ्रूट्स, आपने संतरा, मौसमी ये देखा होगा, इनमें कार्बनिक फूड एसिड, ऑर्गेनिक एसिड इनमें पाया जाता है। तो आपने जो है संतरा अगर रख दिया किसी डिब्बे में और वो ख़राब हो गया, ठीक है, तो उस पर भी अनाक्सी श्वसन हुआ, क्योंकि आपने उसे बंद किया था कंटेनर में, तो ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ नहीं हुई, कंटेनर बंद था, उसको अनाक्सी श्वसन हम कहेंगे। तो ऑर्गेनिक फूड पे अगर आपका, ऑर्गेनिक पदार्थ पे अगर क्रिया होती है, ठीक है, उसका हम कहते हैं डीके। डीके यानी क्षरण, सड़ना, ठीक है, डीकेइंग या क्षरण या सड़ना उसको कहते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, डीकेइंग कह देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया में आपके अनाक्सी श्वसन भी होता है और ऑक्सी श्वसन भी होता है, दोनों श्वसन इसमें होते हैं।
ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म है, वो टर्म मैं आपको बताती हूँ। टर्म क्या है इसमें, जैसे सबसे पहले आपका है ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि जिसका कोई ऑप्शन नहीं है। ऑब्लिगेट शब्द का अर्थ है जिसका कोई ऑप्शन नहीं है, यानी अविकल्पी। इसका हिंदी क्या हो गया, अविकल्पी। ठीक है। तो ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एरोब्स मतलब ऐसा एरोब्स, ऐसा बैक्टीरिया जो केवल ऑक्सीजन श्वसन ही कर सकता है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम कहते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स। इसी प्रकार दूसरा एक बैक्टीरिया है ऑब्लिगेट एनारोब्स। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो आपका जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही जिंदा रहेगा। इसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जिंदा रहेगा। अगर आप इसे ऑक्सीजन दोगे तो ये नष्ट हो जाएगा, ये मर जाएगा, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नष्ट हो जाएगा। ठीक। अगला है फैकल्टेटिव। अब फैकल्टेटिव को अगर हम हिंदी में कहें तो ये है विकल्पी, यानी इसके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। तो फैकल्टेटिव भी दो प्रकार के हैं। फैकल्टेटिव एरोब्स, एरोब्स का मतलब है जिसे ऑक्सीजन चाहिए, यानी ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। फैकल्टेटिव एरोब्स मतलब का मतलब है कि ये विकल्पी ऑक्सी बैक्टीरिया भी बन सकते हैं। यहाँ पे आपको उसे उल्टा समझना है। ये क्या हो सकते हैं, फैकल्टेटिव मतलब विकल्पी, एरोब्स मतलब ऑक्सी, विकल्पी ऑक्सी बैक्टीरिया, यानी ये विकल्प के रूप में ऑक्सीजन में भी जिंदा रह सकते हैं। तो इसका मतलब ये कैसे बैक्टीरिया हुए, ये अनाक्सी बैक्टीरिया हुए। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो उसमें भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। ऐसे ही चौथा बैक्टीरिया है फैकल्टेटिव एनारोब्स। ठीक है। तो ये जो फैकल्टेटिव एनारोब्स है ये भी आपको रिवर्स पढ़ना है, यानी कि विकल्पी अनाक्सी। ये विकल्प के तौर पे अनाक्सी बनता है। वैसे ये कैसा होगा, ये ऑक्सी बैक्टीरिया होगा। ये ऐसा बैक्टीरिया होगा जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिंदा रहता है, लेकिन ऑक्सीजन ना हो तो ये बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। तो ये आपका इसमें रेस्पिरेशन था। ठीक है। इस लेक्चर में मैं आपको आज इतना ही बताऊंगी। ठीक है। आप इसे पढ़िए, कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।